Hello my dear students, my name is Dr. Vishali Ghai and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. And children, today we are going to discuss thermodynamics class 11 and this is one short video for thermodynamics. So let us start with this topic. जब हम बात करते हैं thermodynamics की, we say that thermodynamics consists of two words. One is thermo and other is dynamics. Thermo relates with heat and dynamics relate with the study. So when we talk about thermodynamics, we say that it is basically the branch of science that deals with the study of heat. In simple words, we can say that it is the study of heat. Though we involve various different forms of energy in this thermodynamics and will discuss how they are related to each other. So basically thermodynamics का रोल क्या है, हमें क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक पहली चीज हमें बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी. हम क्यों पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स? वी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स टू कम टू नो वेदर एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट. फिजिबिलिटी उसकी क्या है. देन हम ये डिसाइड करते हैं कि वो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी. सो वंस थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हाट लिमिट the reaction takes place, then we'll find out what extent for the reaction it takes place. तो पहली चीज हमें पता चलती है रिएक्शन होगी या नहीं होगी. That means about the feasibility of reaction हमें thermodynamics पढ़ना होता है. जब हमें फिजिबिलिटी पता चल जाती है तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम से पता लगाते हैं कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी और किस डायरेक्शन में होगी. सो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ थर्मोडायनेमिक्स की लॉज पढ़ेंगे. वी हैव जीरोथ लॉ, वी हैव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ एंड विल टॉक अबाउट द फिजिबिलिटी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. सो कुछ स्टार्ट करने से पहले बेसिक हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स आते हैं एंड विल स्टार्ट विद दोज टर्म्स, विल स्टडी विद दोज टर्म्स. पहला है हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग. जब हम बात करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग की तो हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन जिसमें भी कंडक्ट हो रही है, जिस भी पार्ट में की जा रही है, हम उसे कहते हैं सिस्टम. बेसिकली अगर हम बात करें पूरा एक हमारे पास एनवायरमेंट जो है वो हमारा यूनिवर्स है. यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग. सो बेसिकली द पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो हम अपनी स्टडी के लिए ले रहे हैं. सपोज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एयर कंपोजिशन इन अ गार्डन. तो जो गार्डन एरिया हो गया, उसका जो एयर कंपोजिशन है वो हमारा सिस्टम हो गया. उसके अलावा बचा हुआ जितना भी एरिया है वो हमारी सराउंडिंग हो गई. सपोज आई एम कंडक्टिंग एनी टेस्ट इन द टेस्ट ट्यूब, तो वो जो टेस्ट ट्यूब है वो हमारा सिस्टम हो गया. उससे बाहर जितना भी एरिया हो गया वो हमारा सराउंडिंग हो गया. सो बेसिकली व्हेन आई से सिस्टम, सिस्टम इज दैट पार्ट विच इज चूजन फॉर आवर कंसिडरेशन, फॉर आवर प्रैक्टिकल. बाकी जो बचा वो हमारा सराउंडिंग. दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज सराउंडिंग. तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारे पास हो जाता है यूनिवर्स. सो आई होप सिस्टम आपको समझ में आ गया. पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स दैट इज चूजन फॉर सम थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, दैट मीन्स जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं. एंड रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज सराउंडिंग. ठीक है. तो जब हम पूरे यूनिवर्स में हम बात करते हैं कि सिस्टम में जो भी चेंजेस हुए हैं वो कहाँ तक इफेक्टेड है, वही हमारा सराउंडिंग है. दैट मीन्स जनरली अगर हम बात कर रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब की, तो टेस्ट ट्यूब के आसपास का जितना भी लैब एरिया है जो उसके टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन से अफेक्टेड हो सकता है, वो हमारा सराउंडिंग हो जाता है. सो बेसिकली सिस्टम की अब हम बात करें, सिस्टम को अगर हम डिटेल में लें तो हम बात करते हैं वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम, various types of system, and we call these types as open system, closed system and isolated system. So when we talk about open system means as the name suggests कि system में matter और energy दोनों exchange होते हैं, which can exchange matter and energy. मतलब क्या हुआ? मतलब आपने suppose एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें रिएक्शन किया. ठीक है. उस टेस्ट ट्यूब में से कुछ हीट इवॉल्व हुई, कुछ गैसेस इवॉल्व हुए एंड वो रिएक्शन हमारे पास हुआ. दैट मीन्स जिसमें से मैटर सिस्टम से इवेपोरेशन हुआ, कुछ गैसेस बाहर निकली, मैटर एक्सचेंज हुआ, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हुआ, तो एनर्जी भी चेंज हुई. सपोज आपने एक कप चाय ली, ओके, आपने उसको विदाउट लिड ऐसे ही खुला छोड़ दिया एंड लीव इट इन द एटमॉस्फेयर एज सच. आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट कि उसके ऊपर से कुछ इवेपोरेशन हो रहा है एंड द वाटर वेपर्स गोज ऑफ इनटू द एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर कहाँ गए? एटमॉस्फेयर में.
सिस्टम से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में चले गए, मीन्स मैटर का ट्रांसफर हुआ। कहां से कहां? सिस्टम से सराउंडिंग के। एनर्जी, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चाय पड़े पड़े ठंडी हो गई, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो मैटर और एनर्जी का जब ट्रांसफर होता है हम उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट ट्री, व्हेन आई टॉक अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि वहां मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। एट द सेम टाइम दे टेक गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, प्लस एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। सो ओपन एंड क्लोज सिस्टम। बाहर ठंड लगती है, बाहर ठंडा मौसम होता है तो हमें ठंड लगती है, राइट? तो एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। सो ओपन सिस्टम। एनिमल्स, प्लांट्स, अ कप ऑफ टी विदाउट लिड, ओपन सिस्टम। अब हम क्लोज की बात करें। जब हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं हम देखते हैं कि इसी कप ऑफ टी को मैंने एक लिड से कवर कर दिया और यू टेक टी इन केटल। अब क्या हुआ? जितना पानी वेपोरेट हो रहा था वो सारा का सारा कंडेंस हो जाएगा। दैट मीन्स मैटर इज नॉट अलाउड टू मूव आउटसाइड। बट क्या वो ठंडी नहीं होगी? ठंडी तो हो जाएगी ना कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद, थोड़ी देर में पड़े पड़े ठंडी तो हो जाएगी। दैट मीन्स एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है बट मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा, बिकॉज वी डोंट अलाउ द सिस्टम टू मूव ऑफ इनटू द एटमॉस्फेयर। हमने उसको ढक के रखा हुआ है तो कंटेंट बाहर नहीं जा पा रहा। सो नो ट्रांसफर ऑफ मैटर बट एनर्जी गेट ट्रांसफर, हम उसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड वी हैव इज आइसोलेटेड। ओपन में हमने देखा मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। क्लोज में हमने देखा सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, चाय पड़े पड़े ठंडी हो रही है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा। आइसोलेटेड में हम देखते हैं ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर गेट ट्रांसफर। ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ना ही मैटर का ट्रांसफर हुआ। जब दोनों का ही ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो तो आइसोलेटेड हो गया। मीन्स आपने इस चाय को एक आइसोलेटेड थर्मस फ्लास्क में ले लिया, अब आप देखेंगे वो ठंडी नहीं हुई। ठीक है ना? आपने चाय को थर्मस फ्लास्क में ले लिया, आपने देखा ठंडी नहीं हुई, तो वो क्या है? आइसोलेटेड। बट क्या वो कभी ठंडी नहीं होगी? ऐसा नहीं होता ना। दैट मीन्स जो थर्मस फ्लास्क है उसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आइसोलेटेड ले सकते हैं, बट 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है वो, राइट? तो हमारा जो थर्मस फ्लास्क है वो हमारा एग्जाम्पल क्या है? वो आइसोलेटेड सिस्टम का है बट 100% आइसोलेटेड नहीं है। 100% आइसोलेटेड के लिए आप वैक्यूम कंडीशन ले सकते हैं। So when you place some tea in the thermos flask, it is good example of isolated system. If it is placed in closed teapot, that means kettle or covered with a lid, it is closed system. And when it is placed in an open cup with no lid, it is open system. So I hope state types of system आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल है, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूसली इसी में ही। तो जब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के, हम देखते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है बाउंड्री। सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए वी हैव बाउंड्री। लाइक इफ आई टॉक अबाउट कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन को कैरी किया, कंडक्ट कराया। सो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है ये हमारा सिस्टम है, इसके बाहर हमारी सराउंडिंग है। सो दिस वॉल एक्चुअली एक्ट्स एज बाउंड्री। ये जो वॉल है ये हमारी बाउंड्री की तरह काम करती है। अब बात आती है बाउंड्री कैसी हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज बाउंड्री विद सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। बट सेकेंड थिंग इज बाउंड्री कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी का मतलब क्या है? यहां हम देख पा रहे हैं इसको, देयर इज एक्चुअली विच एग्जिस्ट, तो रियल बाउंड्री है। सपोज मैंने आपको कहा कि एक गार्डन एरिया लिया और उसके ऊपर का एयर का कंटेंट आपको ऑब्जर्व करना है। सो जो सिस्टम का एयर कंटेंट है और सराउंडिंग का एयर कंटेंट है, क्या उनके बीच में कोई बाउंड्री है? हम तो सिर्फ अज्यूम कर रहे हो कि इस एरिया तक हमने लिया। सो देयर इज नो बाउंड्री, वी कॉल इट एज इमेजिनरी बाउंड्री, कि हमें यस यहां तक का एरिया का एयर कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। सो वी मे हैव रियल बाउंड्री इन सम केसेस, वी मे हैव इमेजिनरी बाउंड्री इन अदर केसेस। सिमिलरली हमारे पास बाउंड्रीज हो सकती हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। एक हमने पढ़ा रियल और इमेजिनरी। रियल विच एक्चुअली एग्जिस्ट, इमेजिनरी विच वी अज्यूम कि हाँ यहां तक हमें लेना है। देन अनदर टाइप ऑफ बाउंड्री वी हैव रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। व्हेन वी टॉक अबाउट रिजिड, रिजिड मीन्स फिक्स है, ये बाउंड्री को हम छोटा पतला नहीं कर सकते, फिक्स है, ओके। बट इफ आई से अ कंटेनर, उसमें आपने गैस फिल की और यहां पे आपने लगा दिया पिस्टन,
नाउ दिस पिस्टन कैन मूव अप एंड डाउन, हम इस बाउंड्री को छोटा बड़ा कर सकते हैं. सो दिस इज फ्लेक्सिबल बाउंड्री. पिस्टन आपने लगाया, प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं. इवन यू कैन रिमूव दिस पिस्टन. सो फ्लेक्सिबल बाउंड्री. रिजिड मीन्स फिक्स है, हमने उसकी बाउंड्री को कम ज्यादा छोटा बड़ा नहीं कर सकते. फ्लेक्सिबल बाउंड्री हमारी ऊपर नीचे हो सकती है, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं. सिमिलरली वी हैव ए डायबेटिक एंड डायाथर्मिक बाउंड्री ऑल्सो. ये जब हम ये सिस्टम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बेसिकली जो हीट को ट्रांसफर करे और जो हीट को ट्रांसफर नहीं करे उस टर्म्स में आता है. Now after this we'll move to the another term, state of system and state variable. State of system. किसी सिस्टम की स्टेट. अब मैं आपको कहूं कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, वी कंसीडर दैट सिस्टम से लिक्विड स्टेट. वाटर है आपके पास लिक्विड स्टेट में, तो वो लिक्विड स्टेट में किसी कंडीशन पे ही है ना. सो वी नीड टू फिक्स दोज कंडीशंस सो दैट इट रिमेन इन वाटर फॉर्म ओनली. टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम we need to consider. So such properties which are the measurable properties like temperature, pressure, volume, etc. They may change the condition of the system. They may change the state of system. We call these states, these properties as a state of system. And we call them as state variables also, because if we change the temperature, suppose I change the temperature from room temperature to 0 degree Celsius, what will happen? This water changes into ice. ये water हमारा ice में change हो जाएगा. That means we have changed the state just by changing temperature. So such properties which changes the state, we call them as a state variables. So state variables में हमारे पास कौन कौन सी properties आती हैं? We have pressure, we have temperature, we have volume. These are basically when changes, the state of system also changes. Thus we call them as state variable. Let us talk about another term, that is a state function. State function. When I talk about state function, we say that it is the physical property if its value depends only on initial and final state. Means आपने कोई सिस्टम लिया और उसकी जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही. दैट मीन्स दे आर पाथ इंडिपेंडेंट. दे आर पाथ इंडिपेंडेंट. सो जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही हैं वो हमारी स्टेट फंक्शन है, और जो पाथ पे डिपेंड करती हैं वो हमारे पाथ फंक्शन होते हैं. सो बेसिकली हम उन सब स्टेट्स, उन सब प्रॉपर्टीज को स्टेट फंक्शन कहेंगे व्हेन द चेंज इन द वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंजेस बेस्ड ऑन और डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. किस रास्ते से होते हुए जा रहा है, कौन सा पाथ उसने फॉलो किया है, उस पे कहीं पे भी डिपेंड नहीं करेगा. So we call them as path independent. They do not depend on path. They depend only on the initial and final state. Suppose आप किसी सिस्टम को हीट कर रहे हैं. आपने उस सिस्टम को हीट किया 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस. So if I ask you the change in temperature 20 डिग्री सेल्सियस, the change in temperature is only 10 डिग्री. इर्रेस्पेक्टिव कि आप उसे मैकेनिकल वर्क देके हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क देके हीट कर रहे हैं, या कोई और फॉर्म से उसको हीट कर रहे हैं, पाथ से कहीं फर्क नहीं पड़ रहा. द टोटल चेंज इन टेम्परेचर वुड बी ओनली 10 डिग्री सेल्सियस. किस रूट से आप उस टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा. सो टेम्परेचर क्या है? वी कैन से टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन. टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. एंड आई कैन फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर. कितना चेंज हुआ? दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल. सो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज a change, a state function. इसके अलावा और स्टेट फंक्शंस क्या हैं? वी हैव प्रेशर, वी हैव वॉल्यूम, वी हैव इंटरनल एनर्जी, ऑल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स लाइक इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, ऑल दीज विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इन डिटेल. सो ये सब क्या है? ये सब हमारे स्टेट फंक्शंस हैं. दे डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की. मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक हम लेते हैं. दिस थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. मैक्रोस्कोपिक यानी पूरे बल्क में हम बात करते हैं, इंडिविजुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम बात नहीं करते. ओके, दैट मीन्स हम उसे एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में
बात नहीं करेंगे, हम पूरे बल्क की बात करेंगे. इफ आई कंसिडर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वाटर, सो हम वाटर के मॉलिक्यूल्स आयंस पे नहीं जाएंगे. विल टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ वाटर, द मैटर. सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द मैटर इन बल्क एंड नॉट विद द इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स. हम इंडिविजुअली बात नहीं करते, इसलिए हम इन्हें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से डील करते हैं. सो कुछ ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इवन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो पूरे वाटर के लिए. हम एक एटम आयन की बात नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल बल्क, पूरे बल्क की. लाइक इफ आई से व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, मीन्स पूरे बल्क की बात कर रहे हैं. आई कैन नॉट से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज द होल बल्क, राइट. तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का ये मतलब होता है. Now when we talk about or deal with this macroscopic properties, we basically have two categories: extensive properties and intensive properties. When we talk about extensive property, we say that it depends only on the amount. Amount change होगा तो value change होगी. They depend upon the amount, they depend upon the quantity of system. आपने quantity कम ज्यादा की, आपकी वैल्यू चेंज हो गई. इंटेंसिव डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, अपॉन द अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? दे डिपेंड ओनली ऑन द नेचर, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट. अब कंफ्यूज नहीं हो, याद रखें तो याद रखने के लिए सिंपल रखें. इंटेंसिव इनडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट पे, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा. इंटेंसिव आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी. ठीक है, अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है. ओके, इस कंटेनर में आपने लिक्विड फिल किया और इस लिक्विड का टेम्परेचर है T, वॉल्यूम है V. ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहां एक पार्टीशन लगा दिया. ओके, आपने यहां पे एक पार्टीशन लगा दिया. पार्टीशन लगाने के बाद अब फाइनली आप देखेंगे इसका टेम्परेचर में क्या चेंज होगा. टेम्परेचर स्टिल विल बी T ओनली. अगर ये 20 डिग्री पे था तो पार्टीशन लगाने से 20 का आधा तो नहीं हो जाएगा, बट द वॉल्यूम विल बी हाफ ऑफ दिस इफ आई डिवाइड इक्वली इनटू टू हाफ्स. सो न्यू वॉल्यूम वुड बी V/2. सिमिलरली हियर द टेम्परेचर वुड बी T बट वॉल्यूम वुड बी हाफ ऑफ दिस. तो कौन सी पैरामीटर, कौन सी क्वांटिटी अमाउंट पे डिपेंड कर रही है जो चेंज हो रही है? पहले V थी, अब V/2 हो गई. सो जो डिपेंड कर रही है वो हो गई हमारी एक्सटेंसिव, और जो डिपेंड नहीं कर रही वो हो गई हमारी इंटेंसिव. सो कहना है से टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है. बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव कैसे है भाई? आप एक गिलास पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालें या एक चम्मच पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालें, ठीक है ना. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? अमाउंट आप कितना मर्जी ले लें, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री रहेगा ना, प्रोवाइडेड इट इज प्योर. अगर वो प्योर सब्सटेंस में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा. सो हम कह सकते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड कर रही हैं अमाउंट पे, एक्सटेंसिव, लाइक वॉल्यूम चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गया, मास चेंज हो गया. सो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती हैं. तो जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, लाइक इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, दे ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती हैं अमाउंट पे. दे डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सिस्टम, इसलिए सारी एक्सटेंसिव है. और जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती वो क्या है? वो हमारी इंटेंसिव है. विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट, वो हमारी इंटेंसिव है. लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जिनकी वैल्यूज फिक्स हैं, हम ये कह सकते हैं वो इंटेंसिव है. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है यहां पे. इफ वी डिवाइड टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर आपने रेशियो लिया, देन द न्यू प्रॉपर्टी वुड बी इंटेंसिव. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज moles of component divided by total number of moles, right? तो ये हमारी है एक्सटेंसिव, ये हमारी है एक्सटेंसिव, बट मोल फ्रैक्शन इज प्योरली एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद बी इंटेंसिव 1. Why it is intensive? Because इससे
मास चेंज करने से, अमाउंट चेंज करने से मोल फ्रैक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं होगा. इट रिमेन्स एज सच, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट. और जब ये अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. सो रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वी हैव इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फोर्स हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, फोर्स इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. ठीक है. सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमेशा एडिटिव होती हैं, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कभी भी एडिटिव नहीं होती हैं. आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये एक्सटेंसिव है तो दूसरा उसके कंपैरिजन में इंटेंसिव होगा. नो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव. सो हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया. उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की. सो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अभी तक तो सिर्फ हमारे बेसिक टर्म्स ही आ रहे हैं, डेफिनेशंस ही आ रही हैं. देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. When I talk about thermodynamic processes, we have various categories. Basically, thermodynamic process तब होता है जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो. आपके पास A है, आपके पास B है. A changes into B. It involves thermodynamic process when it changes from A to B, and we may have different thermodynamic processes when we go with this change. Suppose I talk about isothermal change. So I can call this process as isothermal change if the reaction has been carried out at constant temperature. Constant temperature means जब A था तो सिस्टम का जो टेम्परेचर था, B बनने के बाद भी सिस्टम का टेम्परेचर वही का वही है. देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर एंड आई कॉल इट एज आइसोथर्मल प्रोसेस. मीन्स नो नेट चेंज जो है टेम्परेचर का वो जीरो है. अगर ये 20 डिग्री था, ये भी 20 डिग्री पे ही है, तो नेट चेंज हमारा जो है वो जीरो है. So isothermal process means such process which is carried out at constant temperature. Throughout the process the temperature will be constant. अगर ऐसे प्रोसेस कभी भी होते हैं तो हीट फ्लो हो जाती है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम. क्यों? सो दैट पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए हीट को ट्रांसफर होना पड़ेगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, सो दैट द टेम्परेचर कैन बी केप्ट कांस्टेंट. सपोज मैं कहूं कि यहां रिएक्शन में कोई हीट चेंज ही नहीं हो रहा, देन आई कॉल दिस प्रोसेस इज एडायाबैटिक प्रोसेस. नो चेंज इन हीट, Q इज इक्वल्स टू जीरो. हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा, हमारा Q जो है जीरो है. व्हेन प्रोसेस इज कैरिड आउट फ्रॉम A टू B से, एंड नो हीट चेंज इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब. हीट में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो हीट इवॉल्व हुई, ना एब्जॉर्ब हुई, ना सिस्टम से सराउंडिंग गई, ना सराउंडिंग से सिस्टम गई. ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडायाबैटिक प्रोसेस. ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एडायाबैटिक प्रोसेस. नो हीट चेंज इज देयर, हीट चेंज इन्वॉल्व नहीं होता. नेक्स्ट, आइसोकोरिक. कोरिक वर्ड कम्स फ्रॉम वॉल्यूम. सो एज द नेम सजेस्ट, नो चेंज इन वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम पूरे सिस्टम का, रिएक्टेंट का जितना है, प्रोडक्ट का भी उतना ही है, देन आई कॉल दैट प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस. केप्ट कांस्टेंट, इट मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम. नेक्स्ट वी हैव इज आइसोबैरिक. Bar we know the unit of pressure. It means here the pressure will be kept constant. So isobaric process when pressure is kept constant. So net change in pressure would be zero. Net change in process would be zero. अब अगर हम इनके ग्राफ को कंसीडर करें for pressure and volume. So अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा. ठीक है. वॉल्यूम कांस्टेंट है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, हमारे पास ये ग्राफ आ गया. तो ये हमारा ग्राफ कौन सा है? आइसोबैरिक. ये कौन सा ग्राफ है? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट. आइसोकोरिक. कैन आई राइट आइसोकोरिक दिस वे? गॉट इट? अब बचे आइसोथर्मल एंड डायबेटिक. आइसोथर्मल एंड डायबेटिक में प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं. आइसोथर्मल एंड डायबेटिक. डायबेटिक थोड़ा सा डीप हो जाता है, स्टीप. डायबेटिक and this is isothermal. So if you get such type of graph, you can easily recognize what type of process will be having. So this is basically the graphical representation for these process. अब बात आती है, अगर आइसोथर्मल है तो हमें कैसी बाउंड्रीज चाहिए? आइसोथर्मल को कंडक्ट करने के लिए what type of boundary do we need? So आइसोथर्मल तब होगा जब हमारे पास कंडक्टिंग वॉल्स हो. कंडक्टिंग वॉल्स को हम डायाथर्मिक वॉल भी कहते हैं.
इससे क्या होगा, कंडक्टिंग है मीन्स हीट ट्रांसफर हो जाएगी जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हमें एडायबैटिक चाहिए तो हमें हीट को ट्रांसफर नहीं होने देना है। जैसे हमने पढ़ा था थर्मस फ्लास्क, वी कैन नॉट अलाउ हीट टू ट्रांसफर। सो ऐसे सिस्टम में हम लेंगे एडायबैटिक वॉल्स, एडायबैटिक वॉल्स विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। ऐसी वॉल्स ले रही जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ऐसी वॉल्स कौन सी होती हैं, जैसे हमारे थर्मस फ्लास्क की हैं। आपने गर्म पानी रखा, उसमें गर्म ही रहा काफी टाइम तक, क्यों, बिकॉज उसमें एडायबैटिक वॉल्स हैं, डजंट अलाउ द हीट टू ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जबकि डायथर्मिक में क्या हो रहा है, डायथर्मिक में टेम्परेचर कांस्टेंट है बट हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर हो रही है तभी तो सिस्टम का टेम्परेचर अल्टीमेटली कांस्टेंट रह रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोथर्मल वी नीड टू टेक डायथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल्स। सो हमारी जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग वॉल्स की होनी चाहिए, हमारी जो बाउंड्री है वो डायथर्मिक वॉल्स की ही होनी चाहिए। सो ये समझ में आ गया, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रोसेसेस आपको समझ में आ गए तो ये मान लीजिए 50% चैप्टर आपको क्लियर हो गया। लेट अस मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे एक और टर्म की, दैट इज रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें जो रिएक्शन उल्टा नहीं जा सकता, कैन नॉट गो इन रिवर्स डायरेक्शन, वी कॉल इट एज इररिवर्सिबल प्रोसेस। और जो आसानी से उल्टा जा सकता है वो है रिवर्सिबल। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है जब आपको ए से मान लीजिए बी जाना है, एक पॉसिबिलिटी है कि बी वापस ए में कन्वर्ट हो गया, रिवर्सिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी है कि ए से बी बन गया और बी अब वापस से ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो दिस वी कॉल एज रिवर्सिबल एंड दिस वी कॉल एज इररिवर्सिबल। ऐसा क्या होता है, ऐसा ये होता है कि जब हम ए से बी में जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि बी वापस ए में कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स देयर इज वन फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दिस प्रोसेस ए टू बी, वी कॉल इट एज ड्राइविंग फोर्स। और एक फोर्स होता है जो उसको रोकता है, ए टू बी होने से रोकता है, वी कॉल इट एज अपोजिंग प्रोसेस, उसको रोकता है। तो जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, द डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, इट कैन गो रिवर्स। कितना स्मॉल, इनफाइनाइट लेवल तक स्मॉल हो। दैट मीन्स व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, वी कॉल इट एज रिवर्सिबल प्रोसेस। आप घर से निकले, आप अपने घर से निकले, ठीक है, होम स्वीट होम, आप अपने घर से निकले, घर से निकले आप, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस है से 200 किलोमीटर का। आप जब 5 किलोमीटर चले आपको याद आए यू हैव लेफ्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक पानी का कैंपर आप भूल गए। आप क्या करेंगे, वापस उल्टे जाएंगे और पानी का कैंपर लेके आ जाएंगे। बट यही चीज अगर आप 100 किलोमीटर तक पहुंच गए, क्या आप पानी के कैंपर को लेने के लिए आएंगे? रिवर्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। व्हेन द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड यू कैन रिवर्स बैक बिटवीन अपोजिंग फोर्स, द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, रिवर्सिबिलिटी हो सकती है। बट हियर द डिफरेंस इज बिग एनफ कि आप वापस उल्टा जाने में 10 बार सोचेंगे, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सो जब ये डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी के चांसेस खत्म हो जाते हैं एंड वी गेट इररिवर्सिबल प्रोसेस। That's why I'm saying when the difference between the driving force and the opposing force is very, very small, we call it as reversible process. And when the difference is big enough, then we call it as irreversible process. So reversible process बहुत slow होता है और हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये इधर गया, ये इधर गया, इक्विलिब्रियम आ गया। यहां इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं बिकॉज इट गोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम नहीं जाएगा। क्या ये कभी पूरा हो पाएगा? आप निकले, फिर भूल गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर कुछ चीज भूल गए। सो इट विल गो दिस वे, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। भाई ए बी में बना, बी वापस ए में बन गया, तो कंप्लीट हुआ कहां? फिर ए बी में गया, फिर बी ए में गया। सो ये चलता रहेगा, इक्विलिब्रियम आता रहेगा, बट ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ये एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इट गोज इन सिंगल डायरेक्शन। कभी ना कभी तो होगा, चाहे स्लो ही सही होगा तो सही, एक टाइम बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट नहीं होता, ये चलता रहता है। ये इमेजिनरी है, एक्चुअली नहीं हो पाता कुछ हद तक, एंड ये हमेशा होगा। ये नेचर में ऐसे प्रोसेस होते हैं।
यहां पे हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा आउटपुट नहीं निकल रहा, हम कर रहे हैं फिर उल्टा जा रहे हैं, फिर कर रहे हैं फिर उल्टा जा रहे हैं. सो वर्क डन इज मैक्सिमम, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम. It is not maximum in this case. Work obtained is not maximum in this case. So यहां work obtained maximum है, यहां maximum नहीं. ठीक है. तो इस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करते हैं एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की दैट वी कॉल एज इंटरनल एनर्जी. The first thing is you can find this internal energy represented by U or E in different books. कहीं जगह किस जगह पे आपको U मिल जाएगा, किसी जगह पे आपको E मिल जाएगा. तो आपको इंटरनल एनर्जी के अलग अलग पैरामीटर्स मिल सकते हैं, कभी U कभी E. सो बेसिकली इंटरनल एनर्जी है क्या, जब कुछ प्रोसेस फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो रहा है. ठीक है. तो उस समय उसमें जितनी भी एनर्जी चेंज आई है उसे हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी. सो बेसिकली कोई भी प्रोसेस है, कोई भी सिस्टम है, उसमें जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है उन सबका टोटल जो है वो हमारा होता है इंटरनल एनर्जी. सपोज मैंने एक सिस्टम ले लिया, उस सिस्टम में एनर्जी स्टोर्ड है. किस फॉर्म में स्टोर हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, kinetic energy. So there are so many energies contained in that system. So sum of all these energies that is contained in the system, we call it as internal energy. So internal energy is energy stored in a system. I can write energy stored in a system is internal energy. किसी भी सिस्टम में एनर्जी जो स्टोर हुई है, टोटल सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम इज इंटरनल एनर्जी. अब बात ये, क्या हम इतनी सारी एनर्जीज को निकाल सकते हैं विथ फुल एक्यूरेसी? इट इज नॉट सो इजी. इट इज नॉट सो इजी टू फाइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो टू नो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. किसी सिस्टम में कितनी इंटरनल एनर्जी हमें नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब सिस्टम एक्स से वाई जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है. वी डोंट वांट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, हमें वो चाहिए ही नहीं. हमें तो चाहिए कि यहां से यहां जाने में चेंज कितना हो रहा है. वी ऑलवेज वांट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो हमारा स्टेट सिस्टम है. स्टेट सिस्टम मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ. पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ, दोनों की एनर्जीज को माइनस कर लीजिए, हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया. अब अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में बात करें तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे हो सकता है. इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे हो सकता है, मान लीजिए हमारे पास ए से बी गया, इसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, इसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है. तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. बट क्वेश्चन तो फिर का वही है, ये कहां से निकालें. सो इट्स बीन ऑब्जर्व दैट किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी सिर्फ दो चीजों से ही चेंज होता है. पहला हीट, दूसरा वर्क. फर्स्ट इज हीट, अनदर इज वर्क. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज इट शुड बी द नो एक्सचेंज ऑफ मैटर. मैटर अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए. अगर मैटर अंदर बाहर गया तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है. ठीक है ना. हीट और वर्क के अलावा नो मैटर शुड गो और एंटर इनटू द सिस्टम. सो इन तीन चीजों हम कह सकते हैं ओके, मैटर शुड नॉट एंटर और लीव द सिस्टम. इन तीन चीजों से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है. So let us discuss all these three things and all these three changes and how to find internal energy with respect to these three things. कि भी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिर्फ इन तीन फैक्टर्स के कारण चेंज हो सकती है. एंड आई एम सेइंग दैट इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन मीन्स ये तो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे. ठीक है. तो मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपने पानी डाल दिया, पानी डाल के उसको थर्मस फ्लास्क में रख दिया. ठीक है जी. अब आप उसमें बात कर रहे हैं कि उसमें इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो. तो इंटरनल एनर्जी हीट में तो कोई चेंज नहीं होगा, हीट उस समय जीरो हो गई, बिकॉज इट इज कंडक्टिंग, इट इज कैरिंग आउट इन एडियाबैटिक सिस्टम.
आपने इसे थर्मस फ्लास्क में रख दिया, थर्मस फ्लास्क में रखते ही हीट चेंज तो 0 हो गया। तो वहां चेंज क्या हुआ? वहां सिर्फ वर्क का चेंज हुआ। इट इन्वॉल्व्स चेंज इन वर्क। अब जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्क किस तरह से हो सकता है? वर्क कैन बी मैकेनिकल। आपने फ्रिक्शन से दे दिया, आपने पैडल से चर्निंग कर दी, आप स्टरिंग करते जा रहे हैं, हीटिंग हो गई। इट कैन बी इलेक्ट्रिकल ऑल्सो। आपने इमर्शन रॉड डाल दिया, पानी गर्म करने का होता है ना, रॉड डाल दिया, इलेक्ट्रिकल वर्क से भी हीट चेंज हो गई। पानी का टेम्परेचर तो दोनों कंडीशन से बढ़ सकता है ना, हीट से। अल्टीमेटली हम क्या बात करें, चाहे आपने वर्क किसी भी तरह से दिया, अल्टीमेटली तो हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, T1 से T2, ठीक है ना। अल्टीमेटली हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज अगेन यूपी माइनस यू आर, फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। सो यहां फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी किस टर्म पे डिपेंड कर रही है? वर्क पे। हीट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। इट डज नॉट डिपेंड, इट नेवर डिपेंड्स ऑन हीट। हीट पे वो डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यू की। U इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. How we can say that it is a state function? So this is nothing but the mathematical formulation of first law of thermodynamics. When we talk about the change in internal energy, it is nothing but the internal energy of final state minus internal energy of initial state. That means UP minus UR. UP is internal energy of product minus internal energy of reactant. अब कंडीशन आती है कि अगर U1 यानी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी बड़ी है तो क्या होगा? डेल्टा U नेगेटिव हो जाएगा. But if reactant की internal energy is lesser than internal energy of product, then it becomes positive. So this is how delta U becomes positive and negative based on the internal energy values of reactant and product. And the SI unit of this, since this internal energy is a type of energy, so we consider it to be in joules. It is an extensive property. It is a state function. And for isothermal process, isothermal means delta T is equals to 0. The temperature is kept constant during the process. For isothermal process, delta U is 0. Change in internal energy will also be 0. So SI unit जो है हमारी वो है joules. अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी में कि क्या क्या चीजें इस इंटरनल एनर्जी पे हमने अभी ऑब्जर्व की. The first thing we say that it is an extensive property. Extensive property means it depends on the quantity. As I change the quantity, its value will also get changed. It depends upon the quantity of substance in the system. Second thing is the internal energy is a state function. State function means it depends only on the initial and final state. Third thing is when we are having isothermal process, that means no change in temperature. That means पूरे रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट है. In that case, delta U will also be 0. Because the reaction is carried out at constant temperature and in that case, there will be no change in internal energy. पूरे सिस्टम की एनर्जी सेम रहेगी, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा. There will be no change. So change किस बेसिस पे है? चेंज हमने बताया या तो हीट से है या वर्क से. So let us discuss these 2 points individually, that how this internal energy gets changed. So now let us talk about work. We say that work is done when there is some point of application of force displaced in the direction of force. Means अगर मैं work की बात कर रही हूँ, can I write this force in a particular direction कि displacement कहाँ हुआ, वही force हुआ. So if F is the magnitude of force and D is the DL is the displacement of the point of application in the direction जहां पे भी force लगा उस direction में, physics में आप लोग पढ़ चुके हैं, so there is nothing new out here. So in this way we can write the mechanical work this way, F into dl. That means there is some displacement changed. That means in general when we talk about a work, it consists of two things. One is a generalized force and another is generalized displacement. उसके terms में ही तो change हुआ. So अगर हम मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल वर्क, कैन आई राइट इलेक्ट्रिकल वर्क इज द चेंज इन पोटेंशियल और ईएमएफ अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज.
सो जितना भी ईएमएफ लगाया उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हुआ, चार्ज में चेंज हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क. सो बेसिकली अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क. विल टॉक अबाउट प्रेशर वॉल्यूम वर्क विथ रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक्स. नाउ व्हाट इज दिस? So when we talk about pressure volume work, we say that कि it is applicable for a system that contain gases in it. So आपके पास एक system है, उस system में gas molecules present है. It has certain volume say V, and you apply some piston from outside with external force, external pressure P. So when you apply some pressure on this gas, we may have a possibility if this external pressure is greater than the pressure exerted by the gas. We all know that gas molecules also exert pressure. So जब ये प्रेशर लग रहा है बाहर से, अगर उसकी वैल्यू इस गैस के प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, गैस में कंप्रेशन हो जाएगा, राइट? अगर ये आपका P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P गैस है, अगर ये कंडीशन आपके पास आ रही है तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, राइट? और अगर हम रिवर्स जाए, मींस हमारे पास कंडीशन ये एक्सटर्नल प्रेशर तो कम है भाई, हमने जो पिस्टन से प्रेशर लगाया वो बहुत कम है, और गैस से जो प्रेशर लग रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है. उस केस में क्या होगा? गैस एक्सपेंड हो जाएगी, एंड आई कॉल इट एज एक्सपेंशन ऑफ गैस. So this is known as pressure volume work which is applied in the case of gaseous system. अब आप कहेंगे भाई इसमें जनरलाइज्ड फोर्स क्या हुआ और जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? बिल्कुल सही है. सो फोर्स क्या हुआ? अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क हमारे पास यहाँ पे फोर्स के टर्म्स में है, और अगर हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, इसका मान लीजिए एरिया यहां से यहां कम हो गया. आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया इन टर्म्स ऑफ द डीएल डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस कम हुआ? ठीक है, ठीक है जी. पहले हम ले लेते हैं डिस्टेंस. मान लीजिए कि हमने प्रेशर लगाया और सेकेंड केस में ये प्रेशर से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना हो गया ऑन अप्लाइंग प्रेशर. दैट मीन्स कंप्रेशन हो गया. हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, गैस का प्रेशर कम था, दिस इज द कंडीशन. गैस कंप्रेस हो गई, गैस कंप्रेस हो गई, तो ये जो डिक्रीज आया यहां से यहां तक का, पहले यहां था अब यहां तक, कैसे? दिस डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, लेट मी राइट इट एज डीएल. सो कैन आई राइट W इज इक्वल टू F इंटू डीएल? तो आप कहेंगे ये तो वही बात हो गई. ठीक है जी. अब हम इस फोर्स को लें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सो कैन आई राइट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया? सो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएल. सो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम. सो कैन आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम P dV. डीवी क्यों? चेंज इन लेंथ है, तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस. ऑब्जर्व. सो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया? स्मॉल वर्क डन हो गया, DW ले लीजिए. सो अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, ये वाला कंडीशन आ रही है, मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है, उस केस में क्या होगा? वॉल्यूम ले लीजिए. वॉल्यूम कहां से कहां से? V1 था, V2 जा रहा है. वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है? V1 से V2. सो टोटल वर्क डन जो हो गया हमारा वो क्या हो गया? V1 टू V2. वी नीड टू इंटीग्रेट टू फाइंड आउट. DW का इंटीग्रेशन किया, P dV. इंटीग्रेशन लिमिट्स ले ली हमने V1 टू V2. सो P इज कॉन्स्टेंट, वी नो दैट. सो W कम्स आउट. कैन आई राइट W इज इक्वल्स टू P V1 टू V2 dV. ये हमारी क्या इक्वेशन बन गई? कैन आई राइट इट हियर? P V2 माइनस V1. सो ये आ गया हमारा P इज इक्वल्स टू DW इज इक्वल्स टू P dV. ये आ गया हमारा वर्क. सो वर्क कम्स आउट टू बी P डेल्टा V इन टर्म्स ऑफ दीज लिमिट्स. सो ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है जब एक्सपेंशन हो रहा है. ऐसा क्यों? कंप्रेशन में भी तो यही चेंज इन वॉल्यूम आएगा. हम इनिशियल V1 ले लेंगे, फाइनल V2 ले लेंगे, बट देयर विल बी चेंज इन साइन, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा. अब ऐसा क्यों? तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? डेल्टा V. नाउ इफ आई अज्यूम दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ गैस, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, गैस कॉन्ट्रैक्ट होगी, कंप्रेशन हो जाएगा. वर्क क्या रहेगा? वर्क तो अभी भी वही रहेगा, W इज इक्वल टू P डेल्टा V. But that comes with a negative sign. So for the case of expansion, it is with positive sign. For the case of contraction, it becomes negative sign.
सो क्या साइन क्या होगा इन जनरल? अगर हम साइन की बात करें, कैन आई राइट वर्क के लिए केमिस्ट्री में साइन आता है वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. सिस्टम पे काम हो रहा है, सिस्टम ले रहा है, पॉजिटिव. क्या हुआ? एक्सपेंशन. कब हुआ? वर्क डन बाय द सिस्टम. ऑन द सिस्टम गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए. कंप्रेशन. सो फॉर कंप्रेशन वर्क डन इज पॉजिटिव, फॉर एक्सपेंशन वर्क डन इज नेगेटिव. These are the sign of W, and the general expression for W is minus P external delta V, and this minus is written when work is done by the system. That means in case of expansion. So we need to consider whether external pressure is greater than pressure of gas, or whether gas pressure is greater than external pressure. We'll be having these two different conditions. For expansion, work done by the system negative. For compression, work done on the system positive. बस आपको यही ध्यान रखना है. ठीक है, समझ में आया? अब हम बात करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस. गैस कौन सी? आइडियल गैस होनी चाहिए, बिकॉज वी नीड टू अप्लाई द आइडियल इक्वेशंस डायरेक्टली टू इट. सो आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू जीरो होता है, वर्क जीरो नहीं होता. कंफ्यूज नहीं होंगे. वर्क डन हमें निकालना है आइसोथर्मल कंडीशन में व्हेन इट रिवर्सेस एंड एक्सपेंशन इज देयर. सो एक्सपेंशन है, हमें मालूम है माइनस साइन है. एक्सपेंशन के लिए हमारे पास माइनस साइन है. वी नो दैट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. बात आती है कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ वर्क डन हो रहा है व्हेन गैस एक्सपेंड्स डीवी विद अ स्मॉल वॉल्यूम. सो हमारे पास जो डब्ल्यू हुआ, कैन आई राइट डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ माइनस पी डेल्टा वी. एंड व्हाट इज दिस पी एक्सटर्नल? पी एक्सटर्नल, कैन आई राइट पी इंटरनल माइनस डीपी? जितना भी गैस का प्रेशर है उससे थोड़ा सा कम है. कितना कम है? डीपी कम है. गैस के प्रेशर से, इंटरनल प्रेशर मीन्स गैस के प्रेशर से थोड़ा सा कम है. कितना कम है? डीपी. एंड इफ दिस डिफरेंस इज वेरी लेस, कैन आई राइट दिस पी एक्सटर्नल इन टर्म्स ऑफ पी इंटरनल माइनस डीपी, पी इंटरनल माइनस डीपी into dv with negative sign. Can I write w this way? अब इसको बाहर ले लें तो क्या हो गया? माइनस पी इंटरनल इंटू dv माइनस dp इंटू dv. एंड दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इट इज नेग्लिजिबल. इसको हम हटा देंगे.